पधारो म्हारे देश। जहां राजस्थान का नाम आते ही ये वाक्य हमारे मस्तिष्क में आता है और कोई भी राजस्थानी जब आपसे मिलता है अभिवादन के बाद जब आप उससे विदा लेते हैं तो वो कहता है पधारो म्हारे देश। और राजस्थान हमारे देश के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं और राजस्थान आकर उन्हें विभिन्न पर्यटक स्थलों की सैर करने का अवसर प्राप्त होता है। दो बेहद महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी इस समय हमारे साथ हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, ज्वाइंट डायरेक्टर जैन साहब, पवन कुमार जैन जी, बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे निवेदन ये करूंगा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जब आप कहते हैं पधारो म्हारे देश, तो कोई देश या विदेश का पर्यटक यहाँ पधारता है तो उसके लिए क्या है आपके पास? नमस्कार अंसारी जी। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि चूंकि मैं भरतपुर जिले का ही निवासी हूँ। अरे वाह, क्या बात। और डीग मेरा बर्थ टाउन है और आज मैं यहीं पे ही और आज तक वाले इतने बड़े टीवी चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, वो भी विभाग की ओर से। तो राजस्थान का जो पधारो म्हारे देश हमारा लोगो है और इसमें अपने आप में ही एक जो हॉस्पिटैलिटी की भावना छुपी हुई है। पधारो म्हारे देश यानी कि हमारे जो राज्य में आए आप। पर्यटकों के लिए राजस्थान में सभी तरह की जो उनको मॉन्यूमेंट्स हों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या आपके अगर आप इंटेंजिबल साइड में जाएं तो यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है, यहाँ के जो आर्टिस्ट की जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो सभी। राजस्थान का खाना बड़ा लजीज है, दाल बाटी चूरमा हो, बेसन का गट्टा हो, कैर सांगरी हो, ये सब बहुत फेमस हैं। तो राजस्थान में देखने के लिए अच्छा, दूसरी चीज है कि राजस्थान का जो टेरेन है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है अरावली पर्वतमाला से। अरावली पर्वतमाला के ईस्ट और वेस्ट साइड में आपको राजस्थान का डेजर्ट, लाइव डेजर्ट का स्ट्रेच बहुत बड़ा है बट लाइवली है। वहाँ पर आपको कैमल की सफारी मिलेगी, वहाँ पे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो हैं वो वहाँ परफॉर्म करते हुए मिलेंगे। कालबेलिया डांस यहाँ का यूनेस्को की सूची में भी शामिल है जी। इसी प्रकार से राजस्थान का जो अरावली पर्वतमाला के जब आप ईस्ट में जाएंगे तो आपको उदयपुर की हरियाली, उदयपुर की जो वहाँ की लेक्स हैं, हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, चाहे वो सवाई माधोपुर की हों, सरिस्का की हों, वो सभी आपको देखने को मिलेंगी। फोर्ट्स पैलेसेस की सीरीज बनी हुई है पूरी। हेरिटेज होटल्स अपने आप में ही एक डेस्टिनेशन है फॉर वेडिंग्स, फॉर मैरिज एंड फॉर रॉयल स्टे। राजस्थान में मोर देन 75% हेरिटेज होटल्स हैं पूरे इंडिया के। अच्छा सत्य, ओहो ये और आपको ये आपने जन साहब एक बहुत अच्छा आंकड़ा हमें आज दिया है जी। हाँ, और एक इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन बनी हुई है जिसके रिवॉल्विंग में भी जो है ना, जब इनकी जो एसोसिएशंस की प्रेसिडेंसी या उनके जो सेक्रेटरीज हैं वो भी रिवॉल्व करते हैं, वो राजस्थान के ही होटलों में होते हैं। अच्छा। और हमारे जो एनुअल कन्वेंशन होता है इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन का, वो भी यहाँ होता है। हेरिटेज होटल्स को प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने भी एक हेरिटेज सर्टिफिकेशन स्कीम बना रखी है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं बीच में रोककर यहाँ पर, साथ ही साथ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और पर्यटन के विकास के लिए आपकी जो भी योजनाएं हैं, जैसे एक योजना आप बता रहे थे, वो सभी पर प्रकाश डालिए प्लीज। तो कुछ विगत वर्षों में हमने पर्यटन में काफ़ी प्रभावशाली तरीके से काम किया है। 2020 में राजस्थान पर्यटन नीति लाई गई, तो वो एक बेंचमार्क था, यानी कि एक तरह से हमारा जो रोड मैप प्लान करने का एक तरीका था कि किस तरह से पर्यटन को देश में और अपने मतलब आगे बढ़ाया जाए और नंबर 1 उस पर लाने के हमने प्रयास करने के लिए वो बनाया। राजस्थान पर्यटन नीति सबसे पहले 2001 में बनी थी और उसके बाद में 2020 में बनी है।
तो एक लंबे 20 साल के गैप के बाद में एक नई पर्यटन नीति लाई गई, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि पर्यटन क्षेत्र में नए नए नवाचार होते रहते हैं, नई चीजें आती हैं, क्योंकि पर्यटकों को बार बार वही चीज नहीं दिखा सकते, आपको नए एक्सपीरियंसेस भी देने हैं, नए तरीके से आपको मार्केटिंग। ये तो सर बहुत बड़ी चुनौती हुई, जी। क्योंकि मान लीजिए अगर आज हम भरतपुर में हैं तो बर्ड सेंचुरी हो गई, और अगर मान लीजिए कोई किला देख रहे हैं तो किला तो वही है ना सर, कोई झील बनी हुई है उस जमाने की तो वो तो वही है, तो उसमें आप इनोवेशन कैसे लाते हैं? जी, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको अपन एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे आमेर महल है, आमेर का किला जयपुर का, मैं पूरे राजस्थान के ही हिसाब से बात कर रहा हूँ आपको। आमेर के किले में पहले आपको जो हाथी सवारी एक वहां पे रेगुलर हुआ करती थी, जो अभी भी कंटिन्यू कर रही है, और वो भी एक रॉयल्टी का एक सिंबल है। इसके बाद में फिर एक लाइट एंड साउंड शो शुरू हुआ वहां पे, फिर टूरिस्ट को नाइट व्यूइंग के लिए वो पैलेस खोला गया। इसी तरह से वहां पे बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट्स जब भी होते हैं, जैसे G20 का इवेंट हुआ तो हमने G20 का इवेंट में भी वहां पे किया, तो उसके और लाइव परफॉर्मेंसेज होती रहती हैं, कभी कोई छोटे कुछ जो है, और मतलब म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स भी वहां पे हम कराते रहते हैं डिफरेंट इवेंट्स पे। तो इस तरह से उनको एक अलग अलग डायमेंशन में उनको ऐड करते रहते हैं, ताकि जो है उसको खाली एक ये किला देख के आदमी नहीं जाए, बल्कि किले को एक एक्सपीरियंस करे, उसमें समझे कि वो क्या है बेसिकली, और उसको एक एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट के रूप में हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर सर। और लेकिन अभी हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा, ये कितनी बड़ी बात है और इससे क्या फायदा होता है। लेकिन संजय जौहरी जी, संजय सर, क्योंकि आप माइक ले लीजिए प्लीज। नहीं, वो है आपका। आप क्योंकि भरतपुर में हैं और आपके डिपार्टमेंट से जैन साहब ने जो योजनाएं शुरू की हैं, और पर्यटकों को अगर यहाँ भेजने में ये सफल रहते हैं, तो यहाँ आकर आपकी क्या जिम्मेदारी हो जाती है, और यहाँ जो पर्यटक आता है देश या विदेश से, उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं, और उसके लिए आपके पास क्या है? यहाँ पर पर्यटन की विपुल संभावनाएं। यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जो है अपने जो है कहते हैं कि केवल नेशनल पार्क है, डीग पैलेस है हेरिटेज प्रॉपर्टी, राजकीय म्यूजियम है यहाँ का, गंगा मंदिर है यहाँ का टेम्पल्स के रूप में, लक्ष्मण मंदिर है यहाँ पर, बाकी बिहार जी का मंदिर है, और इसके अलावा भी ऐसी डेस्टिनेशन साइट्स हैं जिसमें जहाँ भी टूरिस्ट आता है। तो जैसे ही टूरिस्ट हमारे यहाँ आता है, हमने ना पर्यटन उद्योग के उन्नयन के लिए हमने केवल नेशनल पार्क में हमने पर्यटक सहायता बल की तैनाती कर रखी है हमने, जो कि आने वाले पर्यटक का रिसेप्शन करते हैं, उनकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं, पर्यटन का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको पर्यटन साहित्य उपलब्ध कराते हैं। और हमने वहाँ अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से 3 हमने गुमटी टूरिस्ट को पर्यटक साहित्य बल के लिए गुमटी बनवाई है हमने, जिसमें कि पर्यटन साहित्य होता है, टूरिस्ट वहाँ उनसे कांटेक्ट करता है और उनकी क्वेरीज को हम सॉल्व करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट म्यूजियम में भी हमने टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स को कर रखा है, जो कि इनका मॉर्निंग टाइम वहाँ पर जो उनको रिसेप्शन करता है उनको सॉल्व करता है। इसी तरह से हम डे टू डे टाइम पर हम कुछ फंक्शंस करते हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करते हैं। अभी जैसे विश्व पर्यटन दिवस हुआ 27 सितंबर को, हमने उनके लिए ना सारी आने वाले पर्यटकों का, हमने देशी विदेशी पर्यटकों का हमने वहाँ पर स्वागत किया। इसी तरह से हमने ना वहाँ पर सैनिटेशन ड्राइव चलाया हमने राजकीय म्यूजियम के अंदर। हमने हमारे ऑफिस के अंदर एक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स की इसमें गाइड्स हैं, अपने टूरिज्म स्टेक होल्डर गाइड्स वगैरह हो गए, होटलियर हो गए, पीजी हाउसेज हो गए, और जो भी स्टेक होल्डर्स जो आर्टिस्ट हैं हमारे, उन सबको बुला के हमने मीटिंग की और हमने उनको बताया कि ना राज्य सरकार गवर्नमेंट जो क्या क्या काम कर रही है उन सबको हमने ब्रीफ किया। और यहाँ हमने भी स्टेक होल्डर्स को, यहाँ पर जो टूरिज्म के जो होटलियर्स हैं उनको भी पर्यटन जो का दर्जा दिया गया, उसके अंदर हमने उनको भी एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी किए हैं। ये राज्य सरकार की 22 की घोषणा है, उसके बिंदु संख्या 166 का प्रावधान है। तो यहाँ 12 लोगों को हमने होटल का एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी किया। क्या है सर ये सर्टिफिकेट क्या है और इसका क्या फायदा है, आप बताएंगे? हाँ। मैं सर अगर आप आज्ञा दें तो जौहरी साहब से एक बात और पूछ लूं। जौहरी साहब, किस तरह से, जैसे जैन साहब ने तो योजनाएं इतनी सारी बना दी, अब जो होटलियर्स हैं आपने उन लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन अपना कर लिया, वो समन्वय आपका बन गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पर्यटक आ रहे हैं, आपको लगता है कि होटलियर्स और दूसरे जो आपने स्टे होम्स की भी बात की, उन्हें भी आपने शामिल किया, वो लोग कन्वे करते हैं, बताते हैं पर्यटक को, टूरिस्ट्स को, या दिक्कत आती है उसमें?
हाँ, टूरिस्ट को बताते हैं जैसे कि वो जैसे केवलादेव नेशनल पार्क में आता है, तो अब केवलादेव नेशनल पार्क में उन्होंने वहाँ पर ई रिक्शा बंद करके ई रिक्शा चालू कर दी है। तो उनको लगता है कि जो 1200 रुपीज दिए जा रहे हैं, उनको लगता है उनको कि ये अमाउंट ज्यादा है। हालांकि जो केवलादेव प्रबंधन जो निर्णय लिया है वो कहते हैं कि उनके हित में लिया हुआ है। तो इस तरह से मतलब कहते हैं कि जो छोटी मोटी उनकी समस्या होती है उनको सॉल्व करते हैं। कोई गाइड्स वगैरह होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, सॉल्व करते हैं। तो हम जहां तक ये उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जो बिल्कुल ठीक है सर, आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन अगर आप कहें तो मैं एड ऑन कर दूं उसी में एक प्रश्न मेरा। ये पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा दिया गया है, इसके क्या फायदे हैं? जी, ये बड़ा हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम का सबसे पहले मैं मतलब ये बता दूं आपको कि ये वो स्कीम्स हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट का एक विशेष ध्यान होता है। तो औद्योगिक दर्जा और हमने टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी, दो वर्ड इसमें हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। तो हमने क्या, हमारी एक टूरिज्म यूनिट पॉलिसी है, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था राजस्थान पर्यटन नीति 2020 का। एक हमारी टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2015 भी है, जिसके तहत हमने पर्यटन इकाइयों को डिफाइन कर रखा है। तो 16 तरह के हमारे यूनिट हैं, जिसमें होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, अम्यूजमेंट पार्क और इसी तरह के हमारे कई सारे और उसमें आ जाते हैं। अब उद्योग दर्जे का मतलब क्या है? उद्योग दर्जे का मतलब ये है कि वो उनको उद्योगों के समान ट्रीट करना। अभी रिसेंटली सीएम साहब का एक अभी जवाहर कला केंद्र में एक इंटरेक्शन सेशन था, जिसमें टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया गया था। तो एक वहाँ जो स्टेक होल्डर थे, उन्होंने वहाँ आके स्टेज से बोला कि साहब पहले लोग मेरे को होटलियर कहते थे, पर अब मैं उद्योगपति हूँ। क्या बात है, वाह। तो यानी कि आपको उद्योग का दर्जा मिला, अब आप उद्योगों के समान हो, तो यू आर वन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। औद्योगिक दर्जा मिलने के सबसे बड़े फायदे जो होटल में हैं, वो होटल को एक तो बिजली का बिल आता है होटल का, एक उनपे प्रॉपर्टी टैक्स लगता है जिसको यूडी टैक्स कहते हैं राजस्थान में। इन दोनों में इजाफा दिया गया है, जैसे उनमें रियायत दी गई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो दरें हैं वो 30% कम हुई हैं इंडस्ट्री के समान। पहले उन पे कॉमर्शियल चार्जेस लगते थे, यानी कि 100 रुपए का बिल अब 70 रुपए का हो गया। नहीं सर, लेकिन मुझे समझाइए थोड़ा सा, हम समझ नहीं पाए जी। इंडस्ट्री और उद्योग, तो उद्योग में तो इंडस्ट्री आएंगी ना सर, तो पहले मैं वही कह रहा हूं। तो दर्जा अब दिया है 22-23 में दिया है। अच्छा, तो 22-23 से पहले वो कॉमर्शियल चार्ज दे रहे थे। अच्छा कमर्शियल, हाँ, तो उसके ज्यादा पैसे लगते हैं सर? नहीं, हाँ, कॉमर्शियल के ज्यादा लगते हैं, हाईएस्ट रेंज होती है कॉमर्शियल की। और अगर वो कोई उद्योग हो और उसके अंडर तो वो उद्योग का जो परसेंटेज है वो मैंने बताया कि 100 रुपए की चीज 70 रुपए की हो गई आपकी। ये फायदा हुआ है, ये बिजली का एक फायदा हो गया। दूसरा जो प्रॉपर्टी टैक्स, यूडी टैक्स है, जो हर साल हर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को देना पड़ता है, तो वो अब इंडस्ट्रियल रेट पे उनको देना पड़ा। तो उसमें जो बचत हुई है वो 80% तक बचत हुई है परसेंटेज में। किसी को 70 भी है, किसी को 60 भी है, पर किसी को 80 तक भी है। जितना बड़ा होटल था उसको इतना बड़ा फायदा भी हुआ है। इसी तरह से जैसे नए होटल जो आ रहे हैं या नए टूरिज्म यूनिट आ रहे हैं जिनमें रिसोर्ट भी शामिल है, तो उनके जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के चार्जेस हैं, वो अगर टूरिज्म यूनिट है तो उसमें भी उसको 50% की रिबेट है। इसी तरह से ये सर प्लीज थोड़ा समझाइए ना जान साहब। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन है या कोई पुरानी इमारत है और वो उसे होटल में बदलना चाहता है, तब्दील करना चाहता है, तो उसे आप कैसी मदद करते हैं? उसे दो तरह और से मदद उद्योग का दर्जा मिलने के बाद आपने सबसे पहले बोला पुरानी बिल्डिंग है, तो पुरानी बिल्डिंग अगर हेरिटेज है तो हम वी विल गिव हिम ए हेरिटेज सर्टिफिकेट कि ये 1950 से पहले की बिल्डिंग है। उसके फायदे ये है कि उसको मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हेरिटेज पुरानी बिल्डिंग वो किसी आम व्यक्ति की भी हो सकती है या राजा रजवाड़ा या महाराजा वही चाहिए? किसी की भी हो सकती है। हमारे मन में पता है क्या आता है, हम एक आम आदमी के तौर पे ये समझते हैं जान सर कि हेरिटेज वही होता है भैया जो राजा रजवाड़ों का रहा होगा, नवाबों का रहा होगा। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं तो है। हम ये धारणा निकाल दें मन से। तो अब राजा भी अगर मान लीजिए राजा रजवाड़े भी अगर करते हैं तो दे हैव आल्सो बिकम ए होटलियर, तो अब वो भी हो गए। वो मेरी भी मान लीजिए हवेली हो सकती है। अब जैसे शेखावाटी है, शेखावाटी में तो हवेलियों की सीरीज है, ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं हम उसको, उनके ऊपर जो पेंटिंग्स वगैरह हैं उनके लिए। तो औद्योगिक दर्जे से हमें, अब आप जिस पॉइंट पे आपने मुझे कहा था कि अगर किसी का पुरानी बिल्डिंग है
और वो उसको कन्वर्ट तो हेरिटेज में उसने करा लिया, हेरिटेज सर्टिफिकेट के बाद में उस हेरिटेज सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसको इंडस्ट्री के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इन एडिशन उसको जो बार लाइसेंस फीस है वो बहुत सब्सिडाइज है। मान लीजिए किसी होटल को नॉर्मल जो बार लाइसेंस फीस है वो 8 लाख रुपए है, तो उसको वो 3 लाख रुपए हो जाएगी। अरे वाह, क्या दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज, और इसीलिए हमारे हेरिटेज को सरवाइव कर रहे हैं। साथ ही एक आप ट्रेंड भी देखेंगे कि नए होटल भी जो बन रहे हैं वो भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह के कंगूरे बनाएंगे, उसी तरह का डिजाइन बनाएंगे। वो तो हमने नोटिस किया और वो अच्छा भी लगता है। वो अच्छा भी लगता है। तो राजस्थान की एक जो है इस एक जरा से स्टेप से राजस्थान में मतलब हेरिटेज एंड हेरिटेज लुक लाइक होटल्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही तो हम कंफ्यूज ना हो ना सर, जैन सर, बिल्कुल। देखकर वो जो हमें हेरिटेज लग रहा है वो जरूरी नहीं कि हेरिटेज है वो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं लेकिन वो उस तरह का बना रहे हैं। तो यानी कि उनके जो इथोस हैं, जो उनकी अंदर की जो सोच है वो ये है कि भाई इसी तरह के जो है डिजाइन वाले जो भावना भी अच्छी है। भावना है। मैं मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं आपके लिए, हाँ, लेकिन एक बार जौहरी साहब से थोड़ा सा हम आपसे भरतपुर स्पेसिफिकली के बारे में जानना चाहते हैं। क्या भरतपुर में सिर्फ जो पर्यटक आता है देश विदेश से वो बर्ड सेंचुरी के लिए आता है या यहाँ कुछ और भी है? और आप पूरे भरतपुर को किस तरह से पर्यटन की दृष्टि से जौहरी साहब देखते हैं? एक्चुअली यहाँ जो पर्यटक आता है भरतपुर आता है, वहां से आगरा भी जाता है वो टूरिस्ट। ऐसी लॉट से में आगरा से आता है तो भरतपुर होकर निकलता है टूरिस्ट। तो यहाँ केवल नेशनल पार्क तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, साइट है ही। इसके अलावा गवर्नमेंट म्यूजियम तो बड़ी हेरिटेज प्रॉपर्टी है वहाँ। अगर वो बड़ी रिच कल्चर है उसकी हेरिटेज प्रॉपर्टी की, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह और हिस्टोरिकल बहुत सी चीजें हैं जहाँ की जिसके लिए टूरिस्ट यहाँ आता है। इसके अलावा यहाँ पर रहते हैं कि डीग पैलेस है। डीग जो पैलेस है वो उसकी भी अपनी एक अपना भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डीग पैलेस में भी ना गवर्नमेंट की तरफ से भी और डीग में भी बहुत से विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर यहाँ पर एक डीग म्यूजियम बन रहा है जो कि जल्दी ही कार्य स्टार्ट हो जाएगा। डीग में महाराजा सूरजमल का पैनोरमा बन रहा है जो कि जिसका काम भी शीघ्र स्टार्ट हो जाएगा। और भरतपुर में भी जो है ना, जैसे मैं आपको बताया राजकीय म्यूजियम बताया, तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट वर्क्स की ना कंटिन्यूस हो रहे हैं। हमारे किशोरी महल भरतपुर है, वहाँ पर रिनोवेशन कार्य चल रहे हैं और प्रगतिरत हैं। किशोरी महल के अंदर लाइट एंड साउंड शो का 2019-20 की हमारी योजना है, उसके अंदर ना लाइट एंड साउंड शो चलेगा। उसकी स्क्रिप्ट कम करीब तैयार है और वो कभी भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ना म्यूजियम है, नेशनल पार्क है, बांकी बिहार जी का मंदिर, जहाँ की हजारों टूरिस्ट आता है यहाँ पर। बांकी जो मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, क्या बात, और ऐसे कि गंगा मंदिर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो यहाँ एक आपको बताऊं, मैं आने वाले टाइम में बयाना के अंदर, बयाना में बनबारेठा डैम है, बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे एडवेंचर साइट्स हैं। अच्छा। वहाँ पे गवर्नमेंट की 2022-23 की घोषणा के अंदर, जिसमें कहते हैं कि प्रत्येक जिले से राज्य सरकार की योजना थी जिसमें कि 100 करोड़ का प्रावधान था, जिसमें प्रत्येक जिले से 2-2 जिलों को चिन्हित किया गया था पर्यटन जन सुविधा विकसित करने के लिए जी। तो जो 2 करोड़ रुपए की लागत से हम बनबारेठा में कार्यालय जारी हो गए हैं और काम स्टार्ट हो गए हैं। उसमें अपने बेंचेज हैं, टॉयलेट फैसिलिटीज हैं, कैफेटेरिया है, वॉच टावर है और फ्लोटिंग जेटी का भी प्रावधान है। इसी तरह से क्या बात है, तो ये कमाल की चीजें बता रहे हैं आप। तो आने वाले टाइम में ये आप ये चीज नहीं रहेंगी, ये कि एक नई चीज उभर के आ रही है। और इको एडवेंचर टाइप साइट्स के रूप में भी 2023-24 की घोषणा हुई है। उसके अंदर भी कहते हैं कि यहाँ पर बोटिंग फैसिलिटीज होंगी। तो ये एक मैं बता रहा हूँ कि एक नया आयाम है गवर्नमेंट की तरफ से, और कहते हैं कि यहाँ पर पर्यटन की सुविधाएं विकसित होंगी। और एक यहाँ पर अभी लेटेस्ट 23-24 की घोषणा में वॉकिंग ट्रेल्स भी विकसित हो रही है। सर, मैं आपसे जो गाइड होते हैं उनके बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे पर्यटकों की शिकायतें भी आती हैं। सर, जैन सर आपसे भी मुझे दीजिए। एक्चुअली मैं डीग से हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, आप पूरे राज्य के आप मालिक हैं, कमाल कर रहे हैं आप। लेकिन हम समझना चाह रहे थे, हम 2 प्रश्न और जोड़ देते हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो। एक बार मैं डीग के महल के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर, क्योंकि मैं जीवन से देखता आ रहा हूँ। एक तो डीग का जो महल है वो वाटर पैलेस के नाम से, क्योंकि दोनों साइड से उसमें तालाब हैं और तालाब के बीच में बिल्डिंग खड़ी हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरविजन में वो बिल्डिंग है। एक उसके सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो है डीग के फव्वारे, जो महलों के अंदर फाउंटेन्स हैं, वो उसकी एक बहुत बड़ी जो है वो यूएसपी है। एक ओवर वाटर हेड टैंक है जो जिसमें पहले बैलों से खींच के कुओं से पानी उसमें भरा जाता था। पानी भरने के बाद में वहाँ पे 500 से ज़्यादा फाउंटेन हैं नीचे जो डिस्प्ले होते हैं।
हर फाउंटेन पे एक नंबर डला हुआ है नीचे, जैसे 1 नंबर, 5 नंबर, ऐसे करके 500 तक। उन फाउंटेन का सेम नंबर उस टैंक में होल्स बने हुए हैं उनमें लगा हुआ है, उन पे नंबर डला हुआ है 1 नंबर। तो यानी कि 1 नंबर से जब पानी जाएगा तो वो 1 नंबर के फाउंटेन में डिस्प्ले होगा। इट्स ए वेरी यूनिक सिस्टम। वहां पानी भर दिया जाता है, पानी भरने के बाद में वो जो होल्स हैं उन होल्स में कपड़े में रंग भर के उनको उन होल में रख दिया जाता है। अच्छा, तो वो तभी जो रंग बिरंगे लाल पीले नीला Exactly. हमें लगता था और कि उसको लकड़ी के जो स्टॉपर होते हैं उनको उसमें घुसा दिया जाता है। फिर वहां पे जब वो पानी भर जाता है तो वो उसमें लोग मतलब जो काम करने वाले हैं वो उसमें तैरते हैं और वो एक एक नंबर से वो हटाते हैं, तो वो पानी घुल के, पानी में रंग घुल के, और वो फिर नीचे डिस्प्ले होता है। और इट्स क्या वेरी बात, यूनिक एंड क्या फैंटास्टिक। बात, क्या बात, वाह, बहुत ही बढ़िया। ये अच्छी बात आपने बता दी। और आप प्लीज, अगर आपको लगे कुछ ऐसी बात है कि हम नहीं पूछ पा रहे हैं, आपको बताना है, तो आप जरूर बताइए। हम तो समझने के लिए आए हैं आपसे। किस तरह से आप पर्यटन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और क्या आप जैन साहब ग्रामीण पर्यटन को अलग करते हैं, और ग्रामीण पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन का जवाब पहले दूंगा और ग्रामीण वाले का। जी, ग्रामीण, चूंकि वो योजना है, मतलब उसका पूरा ड्राफ्ट जो है मेरे द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए मैं बड़ा जुड़ा हुआ हूं उससे। ग्रामीण पर्यटन बेसिकली गांवों के लिए, जो गांव जहां पे पंचायतें कार्यरत हैं, ग्राम पंचायतें, उनके लिए एक योजना बनाई गई थी। तो गांवों के क्षेत्र में जो 2 तरह के गांव में, हर गांव में 2 क्षेत्र होते हैं। एक तो आबादी वाला क्षेत्र होता है जहां पे लोग रेजिडेंस में रह रहे होते हैं, दूसरा एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं, खेत होते हैं। तो हमने उन दोनों को एड्रेस किया। खेतों में हमने 3 तरह के यूनिट परमिट कर रखे हैं। एक तो एग्रो टूरिज्म यूनिट है, दूसरा कैंपिंग साइट है, और तीसरा कैरावैन पार्क है, कैरावैन्स को प्रमोट करने के लिए। और एक है हमारा गेस्ट हाउस। तो रूरल गेस्ट हाउस जो है वो हमने आबादी एरिया में अलाउ कर रखा है। तो रूरल गेस्ट हाउस को अगर किसी को लेना है तो उसका जो बना हुआ घर है वो उसमें 10 कमरे तक उसको टूरिस्ट को लेट आउट कर सकता है। हम पूछें आपसे यहाँ पर? जी। आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये कोई भी अपने घर में रूरल गेस्ट हाउस शुरू कर सकता है? ग्रामीण एरिया में। क्या? सॉरी, ग्रामीण एरिया में, यानी कि रूरल ग्रामीण एरिया में कोई भी व्यक्ति, बिल्कुल, अगर उसके पास 12-15 कमरे हैं तो शुरू कर सकता है। बिल्कुल। वो चाहे तो 2 कमरे भी दे सकता है, 2 मैक्सिमम 10। तो लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा उसे। क्या बताना? कि हम इसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं। हाँ, वो हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा। अगर नहीं भी करे तो कर सकता है? रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो? हाँ, तो वो हमने हमारे जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग उसको करना चाहिए। अगर कर लेगा तो फायदा देंगे आप उसे? डेफिनेटली। वो फायदे भी मैं बता देता हूँ आपको। एग्रो टूरिज्म यूनिट में बेसिकली 10% एरिया जो है उसका ग्राउंड कवरेज वो यूज कर सकता है। G+1 तक बिल्डिंग बना सकता है, यानी कि ग्राउंड +1 9 मीटर हाइट तक। और उसमें उसको लैंड यूज चेंज कराने की जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर फील्ड पे ही करेगा। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। यूनिक ये तो इससे तो ग्रामीणों को बड़ा फायदा होगा गाँव। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें बड़ी तेजी से जो है गाँव में इसको कर रहे हैं लोग कर रहे हैं। हमारे पास 50 से ज्यादा यूनिट अभी आ चुके हैं पूरे राजस्थान में। पूरे राजस्थान। क्योंकि अभी योजना शुरू हुई है, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और कर रहे हैं, पर अब बहुत तेजी से हमारे पास आवेदन आ रहे हैं। उसमें बाकी का जो 90% एरिया है उसमें आप खेती कीजिए, गाय रखें, ऊंट रखें। कुछ लोगों ने जैसे आपका जो जालौर सिरोही वाला एरिया है उधर बाड़मेर में, वहां पे स्टड फार्म्स बना लिए, घोड़ों के फार्म्स बना लिए। तो इस तरह से इस योजना का, यानी कि आपको लैंड यूज भी चेंज नहीं कराना है। इससे क्या जैन सर, आप हमें ये बताइए कि इससे जो आम टूरिस्ट है उसे भी फायदा हो रहा है? आम टूरिस्ट को जो शहरों से वो गांवों की तरफ जाएगा, गांवों की लाइफ देखेगा, एक नया एक्सपीरियंस उसको मिलेगा, गांवों में रोजगार आएगा। तो यानी कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी कि आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। आप गांव में जाना चाहते हो गांव में जाइए, आप शहर में जाना चाहते हैं तो शहर में जाइए। तो दोनों तरह से हम उनको मतलब हमें रोजगार के भी अवसर हम दे पा रहे हैं। इस तरह की जो हमारे जो ग्रामीण जो इकाइयां हैं उनके लिए जब वो चालू कर देंगे उसको, होटल को, तो उनको SG/ST का 10 साल तक पूरा रिफंड है, 100% रिफंड। ये समझाइए, हम समझ नहीं पाए। तो कोई भी, जैसे ही आप कोई होटल शुरू करते हैं या कोई भी टूरिज्म यूनिट आप शुरू करते हैं तो आप उसमें GST आप लेते हो, चाहे वो कमरा हो या खाना हो, उस पर GST आप लेते हैं। तो GST में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक SGST होता है, एक CGST होता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, एक स्टेट का, स्टेट का। तो स्टेट गवर्नमेंट वाला जो पार्ट है, जो कि अदरवाइज आपको जमा कराना वो फ्री है सर? वो फ्री है, वो आपको पूरा की पूरा वापस सरकार से मिलेगा, क्योंकि पहले जमा तो करानी है। अच्छा, और जमा वो करा के वापस आप कब दे रहे हैं? 10 साल बाद? नो नो नो, एवरी ईयर। अच्छा, हर साल। एवरी ईयर, पर वो 10 साल तक। इसमें एक शंका है जैन साहब, वो ये कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपने ग्रामीणों के लिए, गरीबों के लिए शुरू किया, बेचारे गांव वालों को फायदा देने के लिए, और पता चला कि होटेलियर्स आ गए, बैठे हुए हैं हमारे साथी लोग यहाँ पर, ये लोग आ गए या इस तरह के लोग आ गए, और इन लोगों ने गाँव में छोटा छोटा अपना स्टैब्लिश कर दिया, तो वो जो फायदा गांव वालों को मिलने वाला था वो नहीं मिला। ऐसा कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके पास है, या ऐसा आपको लगता है हो सकता है? देखिए, इसमें रोक तो किसी के ऊपर भी नहीं है, फिर भी ग्रामीणों को ही इसका फायदा मिले, इसके लिए ये भी इंश्योर किया गया कि लैंड के साइज बहुत बड़ा ना रखा जाए। इसमें मैक्सिमम साइज 2 हेक्टेयर है, यानी कि उसके बियॉन्ड जो है, आप 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड पे आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। मिनिमम साइज उसका 10%, यानी कि 2 हेक्टेयर का 10% 2000 स्क्वायर मीटर तक है। गांव में छोटी छोटी जिनके पास लैंड होल्डिंग्स हैं, एग्री फार्मर्स के पास में, वो भी अपना शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे 2-4 जो झोंपे हैं, जैसे सीकर में एक ने बड़ा, अच्छा, उसमें आपको कोई, हाँ, सीकर वाला बता दीजिए फिर। सीकर में उसने बड़े अच्छे झोंपे बनाए हैं, उसका वो एग्रीकल्चर फार्म भी है, उसी के साथ में उसने अपना ये शुरू कर लिया। तो इसमें आपको आपत्ति तो नहीं होगी, सरकार को कोई आपत्ति तो नहीं होगी, पर्यटन विभाग को कोई आपत्ति तो नहीं होगी कि मान लीजिए कोई पैसे वाला आता है और उस गांव में 10 लोगों से संपर्क करता है और वहां अपने 200 कमरे बना देता है, शानदार बढ़िया, गांव वालों को पैसे दे देता है, किराया दे देता है, उसमें तो आपको आपत्ति नहीं होगी? 200 कमरे इसलिए नहीं बना पाएगा क्योंकि अलग अलग लोगों, अलग अलग किसानों से लेके बनाता है, तो हमने उसमें ओनरशिप का डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है कि उसकी ओनरशिप क्या है। तो यानी कि गांव वाले जिसकी लैंड है, वो नहीं, ओनर तो वही रहेगा, ओनर वही है। हाँ, कोई आकर एस्टेब्लिश कर दे, वहां बना ले और उसे किराया दे दे, या उससे जो भी MOU कर ले, उसमें आप कोई पेज तो नहीं अटकाएंगे? उससे फायदा यही उसी को ही है कि उसको एक प्रोफेशनल ऑपरेटर भी मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। तो मतलब बेनिफिट तो दोनों बोथ फेज है। बिल्कुल मिल रहा है, इसीलिए हमने पूछा कि जी, बिल्कुल, उसमें ऐसा तो नहीं है आप कहने लगे, सरकार ये कहने लगे कि साहब हमने तो ग्रामीणों के लिए किया, गांव वालों के लिए किया, और आप ऐसा करने लगे। नहीं, पर गांव वाला आदमी इन्वॉल्व है क्योंकि ओनरशिप उसके हाथ में है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन प्लीज जौहरी साहब से लेकर फिर आपके पास आता हूं। जौहरी साहब, यहाँ सिर्फ अगर हम भरतपुर की बात करें, क्योंकि आप यहाँ के रिसेप्शन ऑफिसर हैं, तो यहाँ कितने ऐसे डेस्टिनेशन स्पॉट्स हैं जहाँ टूरिस्ट खूब आते हैं, और क्या उनके अलावा कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो टूरिस्ट को नहीं पता, जिनके प्रचार और प्रसार के लिए आप समझते हैं कुछ काम करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी बुकलेट्स हैं, हमारी जो टूरिज्म जो साइट्स हैं, तो हमारी जो सभी चीजें अवेलेबल है, सभी का प्रचार प्रसार हो रहा है। कोई ऐसे मेरे ध्यान में ऐसी चीज कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका प्रचार प्रसार नहीं हो या फिर टूरिस्ट मैप पर नहीं हो। ठीक है, जैन साहब, एक हम लोग क्योंकि न्यूज वाले हैं, तो किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की शादी होती है तो खबर आ जाती है कि राजस्थान में फला जगह फला होटल बुक हो गया है, और वहां मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, और हम लोग, हमारी टीमें पहुंच जाती हैं वहां पे। तो ये मैरिज डेस्टिनेशन जो हब राजस्थान बनता जा रहा है, इसमें सिर्फ ये हेरिटेज हवेलियों का कमाल है, होटल्स का कमाल है, होटेलियर्स का कमाल है, या सरकार ने भी कुछ किया, आपने भी कुछ किया? देखिए, माइस के नाम से जाना जाता है बेसिकली। क्या होता है माइस? मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस, ये इसका माइस का ये 4 है। तो इसमें शादी एक पार्ट है, मीटिंग्स भी हो रही हैं, एग्जीबिशन भी हो रही हैं, कन्वेंशंस भी हो रही हैं। तो ये इसको एक इंटीग्रेटेड वे में इसको प्रमोट करना जो स्टेट गवर्नमेंट लगातार कर ही रही है। हमने इसके लिए कई सारे काम किए हैं। जैसे अभी 2023-24 का जो बजट है, उसमें 5 जगह पे स्टेट गवर्नमेंट माइस सेंटर खोलेगी। उसमें यह भी ऑप्शन है कि कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी खोल सकता है। तो जैसे जयपुर है, उदयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, इन जगहों को हमने इसके लिए चूज किया क्योंकि यहाँ बेटर कनेक्टिविटी है। इनमें 100 करोड़ रुपए एक जगह पे सरकार खर्च भी करेगी। दूसरी चीज है कि हमने माइस डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए एक बुकलेट भी तैयार की है, जिसमें प्राइवेट होटल्स हैं या जो सरकारी, जैसे गवर्नमेंट के PPP मॉडल पे, जैसे एक जयपुर में JECC करके, JECC एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, बड़े बड़े प्रोग्राम वहाँ होते हैं। तो वो PPP मॉडल पे काम कर रहा है, जिसमें वो सरकार की है प्रॉपर्टी और ऑपरेटर प्राइवेट है।
तो उनके प्रमोशन के लिए एक बुकलेट हमने तैयार की है जो हमारी वेबसाइट पे भी है और वैसे भी हम सर्कुलेट करते हैं। इसके अलावा माइस सेंटर्स के लिए हमने माइस को हमारे टूरिज्म यूनिट में भी है कि अगर कोई एग्जीबिशन सेंटर कोई खोलता है, कोई पिलरलेस 5000 स्क्वायर फीट से बड़ा कोई भी हॉल है, तो उसको जो है वो टूरिज्म यूनिट माना जाएगा और उसको जो बाकी के यूनिट्स को जो बेनिफिट्स अवेलेबल हैं वो सब उसको मिलेंगे। तो ये हम इसको प्रमोट करने के लिए। दूसरा यह है कि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं या कोई हमारी एग्जीबिशन होती है या डोमेस्टिक इवेंट्स होते हैं, उनमें भी हम उन इवेंट्स को, चाहे अब जैसे मान लीजिए आमेर महली है, वो भी एक माइस का बड़ा सेंटर है, वहाँ पे भी बहुत सारे हमारे इवनिंग में प्रोग्राम होते हैं। इसी तरह से जैसे बड़ी बड़ी वेडिंग्स जो हैं सिटी पैलेस में या बड़े होटल्स में, उम्मेद भवन भी फेमस है। आज भरतपुर में भी बहुत शादियां, आज मैं आऊँ तो भरतपुर में भी बहुत सारे वेडिंग है। हर आदमी का बजट के हिसाब से वो करता है, लेकिन हर एक को उस ऑप्शन में कोई ना कोई पॉसिबिलिटी मिल जाता है। जी, थोड़ा सा डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में और बताइए, किस तरह से ये फल फूल रहा है, लोग आकर्षित हो रहे हैं, और राजस्थान में अधिक आने का कारण क्या आपको लगता है कुछ है? डेस्टिनेशन वेडिंग्स में देखिए, एक तो आपको पता है कि राजस्थान के जो एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो एनआरआर्स हैं, वो राजस्थान के बहुत सारे जो है ना, जैसे मान लीजिए सीकर है, झुंझुनू है, वहाँ से निकले हुए लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे आके करना चाहते हैं। दूसरा है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो अपने एक्टर्स हैं वो यहाँ पे करते हैं, चाहे हम वही समझ रहे हैं ना, वो क्या चीज उन्हें आकर्षित करती है, ऐसी क्या खास बात है भाई तो आपके राज्य में जो दौड़े भागे आते हैं सब लोग? तो वो जो फोर्ट्स और पैलेसेस की जो रॉयलिटी है, जो एक रॉयल फीलिंग है कि भाई आके वहाँ आदमी अपने को किंग और लड़की अपने को क्वीन महसूस करती है, तो वो एक उसको अभी, चाहे वो अभी जो शादियां यहाँ पे हुई हैं प्रियंका चोपड़ा के बाद में, अभी कैटरीना कैफ की हुई थी, लेटेस्ट एक और हुई है अभी जो आपकी जैसलमेर का जो सूर्यगढ़ है वहाँ पे भी अभी कियारा आडवाणी की जो शादी हुई थी। तो ये सब भी उसको और पॉपुलर बनाते हैं इन चीज़ों को, तो ऑटोमेटिकली फिर एवरीवन एस्पायर्स कि भाई वो भी वहाँ जाके उसी तरह की एक फीलिंग ले, एक उसको महसूस करे। फिर क्या है, आपका पूरा एक किला हो गया। मान लीजिए आप किले के अंदर जो आप रह रहे हैं, पूरी प्रॉपर्टी के अंदर आप रह रहे हैं और पूरी प्रॉपर्टी आपने बुक कर रखी है, हफ्ते भर के लिए ले लिया, आपको लग रहा है कि आप किले में, महल में जाके आप राजा हैं आप, हैं? राजा। तो वो एक जो फीलिंग है वो और कहीं नहीं आ सकती। अरे तो हमें चढ़ा नहीं रहे आम इंसान, हमारे जैसा गरीब इंसान क्या करेगा सर? कैसे जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग करेगा? मुझे आइडिया नहीं है, आपकी शादी हो गई है, बच्चों की बात कर रहा हूँ सर। तो मैं वही कह रहा हूँ। तो उसके लिए जो छोटी जो है, मैंने बताया ना आपको कि कई सारे होटल्स वगैरह जो हैं वो भी उसी शेप में, डिजाइन में तैयार हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पे जो ओरिजिनल हेरिटेज या वो है, उसके अलावा भी दूसरे जो होटल्स हैं उनमें भी उसको अपॉर्चुनिटी है। फिर कुछ डेस्टिनेशन ऐसे हैं, जैसे अभी सवाई माधोपुर में, रणथंभौर में खूब शादियाँ हो रही हैं, भरतपुर में भी हो रही हैं। तो रणथंभौर में जैसे वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो उसकी वजह से भी लोग आते हैं, वाइल्ड लाइफ में वो घूम भी आते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो वेडिंग के लिए तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में और अपॉर्चुनिटीज आएंगी एंड वी विल गेट मोर वेडिंग्स इन कमिंग टाइम। जौहरी साहब, आप हमें बताइए कि आम व्यक्ति, मतलब बहुत, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और वो इस तरह की डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता है, भरतपुर में कोई ऐसे उसके पास ऑप्शंस, विकल्प हैं कि वो यहाँ आकर कम खर्च में जो शादी वो अपने घर में रहकर किसी होटल, किसी हॉल को बुक करके कर सकता है, उतने में ही यहाँ हो जाए उसकी? एक तो प्रॉपर्टी आप यही देख रहे हैं, ये भी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, और द बाग भी है, प्रॉपर्टी है। तो मतलब ऐसी यहाँ पर हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं जहाँ की टूरिस्ट आता है। और हम सस्ती हेरिटेज प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं सर। सस्ती का तो ये है कि ये चीजें फिक्स नहीं होती हैं चीजें। आम व्यक्ति बेचारा क्या करे, उसके भी तो अरमान होते हैं, उसको कैसा पूरा करेंगे? ये भी तो सर जैन साहब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं है? सब ये आम आदमी है तो वो हेरिटेज प्रॉपर्टी में जाता है, या फिर जो रेप्लिका में जो बन रहे हैं वहां पर उस चीज का एहसास कर सकता है। ऐसे भरतपुर में इस तरह की कुछ है विकल्प उसके लिए? हाँ, भरतपुर में यहाँ पर सिटी एरिया में यहाँ पर कुछ ऐसे हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं जो कि ना उनके पास स्पेस इस तरह की इतनी नहीं है, लेकिन वो इस तरह का अनुभव रेप्लिका है, लेकिन हाँ, रेप्लिका है, और हेरिटेज प्रॉपर्टीज भी ऐसा नहीं है। कुछ सोचा सर आपने इस बारे में? मेरा कहना यह है कि देखिए, हर चीज बजट पे, आज मान लीजिए होटल चल रहा है तो उसको भी मेंटेनेंस, उसको भी मेंटेन करना है, उसको भी अपना नया कंस्ट्रक्शन करना है, नई चीजें बनानी है। तो देखिए बजट, और फिर वो इसके अलावा यह है कि वो देख सकता है, अगर मान लीजिए जो आप कह रहे हैं कि साहब कोई गरीब आदमी है तो वो देख सकता है। हमने बहुत सारे जो है वीडियोस उस पर डाले हुए हैं हमारे वेबसाइट पे, और उस पर वो देख सकता है उसको और महसूस कर सकता है उसमें कि भाई वो भी जो है कभी उनमें घूम आएगा।
वो शादी के बाद घूम भी सकता है, मान लीजिए वो एफोर्ड। नहीं गलत। हम तो आप ये आप तो बोल रहे हैं घर बैठकर देखकर खुश हो। नहीं साहब, यहाँ आए और एक्सपीरियंस करे। उसको उस बेचारे के लिए क्या कर रहे हैं आप? पैसे वालों के लिए तो आपने बड़ी बड़ी योजनाएं बना दी, सब कुछ कर दिया। गरीब आदमी, आम व्यक्ति, उसके लिए क्या कर रहे हैं सर? नहीं, आम व्यक्ति के लिए जैसे हमने ग्रामीण पर्यटन योजना बनाई है, तो वो उसमें ग्रामीण पर्यटन योजना में अपने वहाँ भी आ सकता है, वहाँ भी वो कर सकता है। और सबके लिए कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है, छोटे जो होटल्स हैं उनमें भी खूब अपॉर्चुनिटीज हैं। और मतलब अगर डेस्टिनेशन वेडिंग का मतलब ही अपने आप में एक एक्सपेंडिचर होता है बड़ा। डेस्टिनेशन का मतलब है कि दोनों, लड़की और लड़के वाले दोनों एक तीसरी जगह पे जा रहे हैं, तो वो नेचुरली खर्चा तो उसमें इन्वॉल्व होगा। तो एक्सपेंडिचर जो है वो, पर विकल्प चूंकि खूब सारे हैं, तो इसलिए वो कहीं भी चूज कर सकते हैं। राजेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, इसमें जोड़ना चाह रहे हैं जौहरी साहब? आप सही कह रहे हैं सर। मेरा कहने का ये है, आपने कहा कि आम आदमी कैसे जोड़ सकता है। आम आदमी के रिलेशन भी किसी अच्छे आदमी से हो सकते हैं। कोई गांव में कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी है और किसी वहां का गांव को आदमी को समृद्ध बन गया, कोई उद्योगपति बन गया या होटलियर बन गया, लेकिन जिससे रिलेशन उससे वहां जुड़े हुए गांव से, वो आदमी शादी में आएगा, एंजॉय करेगा, और वो भी उसको अपने को राजनीतिक ठाट से वो उस समय को बिताना चाहेगा, उस लम्हे को वो एंजॉय करेगा। ठीक है, बिल्कुल। जैन साहब, एक आपके पहले क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया, प्लीज। तो ग्रामीण के बाद में फिर आपने कहा प्रमोशन के लिए आप क्या? हाँ, वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने कहा कि हमारी वेबसाइट पे फिल्म देख लें, ये कर लें, वो कर लें, तो आप हमारी फिल्म चलाओगे तो अभी फिल्म भी दिखाएंगे आप। दूसरी चीज ये, हमने जो है फिल्म में कुछ नई फिल्में बनाई हैं, जिसमें राजस्थान के प्रमोशन के लिए अभी कुछ फिल्में जारी की हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उनका, अभी दिखा भी सकते हैं अपन। इसके साथ में हम जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें होटलियर्स भी हैं, टूर ऑपरेटर्स भी हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देने के लिए राजस्थान में 2 इवेंट होते हैं। एक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट होता है, जिसमें राजस्थान के स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं। स्टेक होल्डर्स होटलियर्स भी हैं, टूर ऑपरेटर्स भी हैं, म्यूजियम वाले भी हैं, कोई भी हैं, तो उसके लिए वो जयपुर में एक इवेंट होता है। और बायर्स जो होते हैं, यानी कि कोई देखने भी आएगा, तो वो बायर्स जो होते हैं वो हमारे डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स। तो वो टूर ऑपरेटर्स यानी कि कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई वो आ रहा है, तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको वहां पे हमारे लोगों को मिल जाती है। दूसरा हम करते हैं ग्रेट इंडिया ट्रैवल बाजार, GITB। ग्रेट इंडिया ट्रैवल बाजार में फॉरेन बायर्स आते हैं, यानी कि बायर्स को होस्ट किया जाता है, जो लीडिंग टूर ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, न्यूजीलैंड का हो। और जो सेलर्स हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि हमारे होटलियर्स हैं, हेरिटेज होटल वाले भी हैं, हमारे यहाँ के जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी हैं। तो वो 2 इवेंट जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म, यानी कि फेस टू फेस वाला जो प्लेटफॉर्म है वो देते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा जो इवेंट है वो प्रमोट होता है। तीसरी जो चीज़ है वो है, हमने मतलब अभी हमने एक मोबाइल ऐप भी डेवलप किया है, वेबसाइट को भी काफ़ी स्मूथ बनाया है। इसके अलावा हमने सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे ब्रांडिंग हो, वो हम कर रहे हैं। हमारे जो ट्रेन हैं, उनमें ट्रेन में बाहर उनकी रैपिंग आपने देखी हो, शायद दिल्ली में हमने कर रखी है। बहुत पैसा खर्चा हो रहा होगा सर? खर्चा हो रहा है, तो सरकार तो खर्चा करने में बिल्कुल भी टूरिज्म के लिए नहीं कोई संकोच है, और लगातार एक से एक बढ़ के हमारे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आपको ये भी मैं बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं जी। 1500 करोड़ रुपए का टूरिज्म डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। उस 15 और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सर? इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो किसी टूरिस्ट प्लेस का रेनोवेशन का काम हो, वहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है, और गांवों में ब्यूटिफिकेशन भी उसमें शामिल है। हर जिले के 2-2 गांवों का भी चयन किया गया है। नए जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको भी हम रेनोवेट करके उस स्थिति में ला रहे हैं कि उनको भी एक टूरिस्ट को एक्सपीरियंस के लिए दिखाया जा सके। तो इस तरह से नए जो हैं, नए पुरानों को सुदृढ़ करना और नयों को आगे लाना, ये हमारा एक थीम है जिसके बेसिस पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप। ये अकेले कर रहे हैं सर, या इसमें कुछ होटेलियर्स या PPP मॉडल की कहीं कोई हिस्सेदारी भागीदारी है? नहीं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के खुद के फंड से है। जो टूरिज्म डेवलपमेंट फंड है वो राज्य सरकार का खुद का फंड है, जिससे ये काम किए जा रहा है। बहुत आकर्षित राजस्थान करता है फिल्म उद्योग को। कोई योजनाएं देखिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप खूब फिल्में बनती हैं, खूब
मैं बताता हूं आपको। अभी फिल्म टूरिज्म राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 लॉन्च की गई थी। उस पॉलिसी में 2 करोड़ तक की तो सब्सिडी है फिल्मों को, अगर आप राजस्थान में शूट करते हैं और राजस्थान में 2 करोड़ रुपए मिनिमम खर्चा करते हैं, मिनिमम 2 करोड़ रुपए, तो उसका 15% तक आपको सब्सिडी मिलती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने 2 करोड़ रुपए खर्च किए और तो मैं 30 लाख रुपए का हकदार हो गया, 15%। तो ये सरकार उसे सब्सिडी देती है उस निर्माता को? जी, और अब उसके लिए उस पॉलिसी के तहत हम एक सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करते हैं उस फिल्म के लिए कि भाई वो सूटेबल है हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो आपको 2 करोड़ अचीव करने के लिए राजस्थान में 13.5 करोड़ रुपए खर्च करना है, तो आप 2 करोड़ भी ले सकते हो, बट नॉट बियॉन्ड दैट। अच्छा, 2 करोड़ तक देते हैं आप? जी। दूसरी जो चीज है इसमें जो सबसे बड़ी है और वो शायद ही किसी स्टेट में हो, वो है हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे फिल्म शूटिंग फ्री है। आज से 1 साल पहले जब जैसे आमेर महल में आप फिल्म शूटिंग करते हैं तो वहां आपको 1 दिन का 2 लाख रुपया देना पड़ता है। और वो कैमरा जो प्रोफेशनल कैमरा होता है, ये जो कैमरा जिससे आप और हम शूट हो रहे हैं, ये ले आने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं? वो उसमें शामिल है 2 लाख रुपए में। नहीं, टूरिस्ट भी जाते हैं बेचारे, तो उनसे भी कैमरे के पैसे वो ले कैमरे का चार्ज उसको है, लेकिन अगर फिल्म शूटिंग के लिए आप जा रहे हो, क्योंकि एक फिल्म शूट जो कर रहा है सर, वो ये तो गलत बात है ना सर। एक आम इंसान घूमने जा रहा है, उससे आप पैसे ले रहे हैं। जो फिल्म शूट कर रहा है, जो कमर्शियल उससे पैसे कमाएगा, उससे पैसे नहीं ले रहे हैं सर। आप फिल्म शूट करके मेरे कितने सारे ऑडियंस को दिखाओगे आप? जो आप फिल्म शूट कर रहे हो, जब आप पर्दे पे दिखेगी तो कितने हजारों लाखों आदमी देख रहे हैं, तो वो मेरे उससे पैसे लीजिए ना आप, उसको कौन मना कर रहा है? मेरा जो डेस्टिनेशन है, मेरा डेस्टिनेशन बिक रहा है, मेरे डेस्टिनेशन पे लोग आ रहे हैं। वो व्यक्ति बेचारा जो यादें सजो रहा है अपनी, उसको क्यों रोक रहे हैं सर? अब आप उससे क्यों पैसे ले रहे हैं आप? अब आपको मैं बताता हूँ। एक सोनार किला करके एक फिल्म बनी थी जैसलमेर की। उसके बाद में जैसलमेर में जो टूरिस्ट का जो फुटफॉल है, इट वेंट मोर देन 5 टाइम्स। तो केवल एक ही साल के अंदर अंदर एक इसी तरह स्पेन में एक फिल्म शूट हुई थी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसके बाद खूबसूरत, बहुत पॉपुलर फिल्म, बहुत फिल्म थी। स्पेन में इंडियन टूरिस्ट 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया। तो मतलब इसका फिल्म का मल्टीप्लायर इफेक्ट है। यानी कि अगर एक फिल्म से 2 करोड़ रुपए सब्सिडी भी दे रही है, आपने सब्सिडी के लिए नहीं बोला कि सब्सिडी दे रहे हो, तो उस आम आदमी को भी सब्सिडी दो भाई, जो आप शूट करने जा रहा है या वो कर रहा है। लेकिन हम चूंकि 2 करोड़ रुपए सब्सिडी इसलिए दे रहे हैं कि हमारा डेस्टिनेशन फेल हो रहा है। आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मैं कई फिल्म प्रमोशन के इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं वो भी उसमें आते हैं, और वो कंट्रीज 35% तक भी देते हैं। तो वो क्योंकि उनको पता है कि इंडिया से जो आउटबाउंड टूरिस्ट है वो भी मैनी टाइम्स है, तो वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए, और हाई स्पेंडिंग टूरिस्ट जाता है इंडिया से, तो वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो 35% तक, क्योंकि किसी फिल्म में जब दिखेगा तो वो डेस्टिनेशन दिखेगा उसका। दैट इज जोरी साहब। हाँ, नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक लास्ट चीज और है कि हमने 2 चीजें मैंने बता दी आपको मॉन्यूमेंट्स का। तीसरी चीज ये है कि हमारे जो आरटीडीसी के होटल्स हैं, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, स्टेट होटल कॉर्पोरेशन के होटल्स हैं, या राजस्थान गवर्नमेंट के जो गेस्ट हाउसेज हैं, इंक्लूडिंग सर्किट हाउस है या आपके, उनमें 50% तक एकोमोडेशन पे रिबेट भी है। फिल्म मेकर अगर वो अपने क्रू को वहां ठहराता है तो वो 50% तक रिबेट है, वो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकता है वहां से। ये एक बेनिफिट हम और देते हैं। तो ये 3 मोटे मोटे बेनिफिट, ये बड़ा बेनिफिट है सर। ये देना शुरू कर दिया आपने? ये बिल्कुल देना शुरू कर दिया। कई फिल्मों ने जयपुर में अवेल भी किया है। अच्छा, ये तो एक्चुअली अप फ्रंट है, यानी कि इनको तो आप तुरंत जाके ले लीजिए। नहीं तो, लेकिन इसमें होटेलियर्स को आपत्ति तो नहीं है सर? मैं वही कह रहा हूँ, अभी सरकारी से हमने शुरू किया है। सरकारी, अच्छा, राजस्थान टूरिज्म वाले, Exactly. वो बात आपने जी, कही। लेकिन ये वाकई अच्छी योजना है। अभी कुछ देर पहले 2 साथी लोग यहाँ पर मिले थे, कोरोना का आपने उल्लेख कर दिया था। कोरोना में ऐसा कौन है उस अवधि में जैन साहब जो प्रत्यक्ष या परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ना हुआ? व्यवसाय ठप पड़ गए, होटल्स बंद हो गए, नुकसान हो गया, जो टूरिस्ट व्हीकल्स थे, गाड़ियां थी, वो कम हो गई। उनके लिए क्या किया? उनके लिए कुछ किया या नहीं किया, या उनको बेचारों को वैसे बेसहारा छोड़ दिया? देखिए, सबसे पहले तो जब कोरोना शुरू हुआ था तो कई सारे जो टूरिस्ट हैं वो स्टक हो गए थे, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल बनाया
और स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें कोई भी जो टूरिस्ट स्ट्रैंडेड था, यानी कि जो यानी कि रुक गए थे किसी वजह से, उनको निकालने के लिए हमारे सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें टीम लगाई गई और उन्होंने किसी भी तरह से उनको पासेज लेके और उनको दिल्ली तक, यानी कि उनके फ्लाइट पकड़वाने तक का काम उन्होंने किया। फिर आया कि भाई हमारा जो होटल सेक्टर है वो सफर हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें जो हेल्प की वो भी सराहनीय रही। सबसे बड़ा जो काम हुआ था वो था SGST का रिफंड हुआ था। यानी कि अभी तक SGST का जो रिफंड है वो केवल नए होटलों को 7 साल के लिए दिया जाता है। रूरल में 10 साल का मैंने बताया, अर्बन में 7 साल का है। लेकिन उस पीरियड में 1.25 साल तक का SGST का रिफंड वो इररेस्पेक्टिव ऑफ 7 ईयर्स और 10 ईयर्स जितने भी पुराने होटल्स हैं वो सबको दिया गया। दूसरी जो चीज है वो है अपने जो होटल्स के जो बार लाइसेंस हैं, उस बार लाइसेंस फीस में 35% तक कमी की गई। और फिर 22-23 में एक नई योजना लाएगी कि अगर कोई 5 साल की बार लाइसेंस फीस एक बार में जमा करा देता है तो उसको 20% की रिबेट दी जाएगी अगर आप वो कराते हैं। मोटर व्हीकल टैक्स के मामले में, मोटर व्हीकल टैक्स में जो गाड़ियां हैं, जो टूर ऑपरेटर्स की जो गाड़ियां हैं, उसमें मोटर व्हीकल टैक्स में पूरी छूट दी गई और वो इस साल के लिए भी है, यानी कि 23-24 में भी है, तो वो भी वो अवेल कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये GST में दिया आपने बस? नो, मोटर व्हीकल टैक्स जो है वो GST से अलग होता है, यानी कि वो चलती हुई जो गाड़ियां हैं उन्हीं पे ही लगता है और वो 22 सीटर से ऊपर जो रोड टैक्स कहते हैं उसे, वो सर नहीं, उसको मोटर व्हीकल समझाइए हमें थोड़ा सा आप। मोटर व्हीकल टैक्स क्या होता है? मोटर व्हीकल टैक्स बेसिकली जो गाड़ियां, एक तो गाड़ी कमर्शियल के लिए खरीद ली आपने, ये कमर्शियल के लिए होता है सर या सभी गाड़ियों के लिए? नहीं, कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए होता है। तो मोटर व्हीकल टैक्स के लिए आपने गाड़ी खरीदी तब तो GST लगता है। खरीदने के बाद में जब वो गाड़ी चलती है, यानी कि रजिस्टर हो गई, तो उस पर मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा। चूंकि गाड़ियां चल नहीं रही थी या कुछ बहुत छोटे पीरियड में चली थी, तो वो जो उनका मंथली जो चार्जेस है वो करीब 42,000 था, उसको सरकार ने एग्जेम्प्ट किया। यानी कि महीने की महीने जो उनको पे करना पड़ता था अदरवाइज, वो उसको सरकार एक गाड़ी पर, एक कार एक पर? गाड़ी पर 22 सीटर या उससे ज्यादा की जो, अच्छा, बड़ी गाड़ियों की बात? बड़ी गाड़ियों पे, क्योंकि कोचेज हैं वो टूरिस्ट के जो कोचेज हैं, छोटी गाड़ियां, कार जो टैक्सी के तौर पर चलती हैं, उनके लिए कोई वो उनपे ही किया गया था। बड़े कोचेज की ज्यादा समस्या थी, क्योंकि छोटी गाड़ियां तो फिर भी कहीं ना कहीं यूज हो रही थी, लेकिन जो बड़े जो कोचेज थे उनका यूज नहीं हो पा रहा था। अच्छा, लेकिन बैंक्स को आपने कोई इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश नहीं दिए कि भाई किसी की इंस्टॉलमेंट 3 साल की, 5 साल की है तो उसे 8 साल कर दो, 2 साल छूट दे दो, 2023 से 2022 से लेना शुरू कर दो, ऐसी कोई छूट नहीं दी सर, या दी ऐसी भी? इसमें इस तरह के इंस्ट्रक्शन भारत सरकार के लेवल पे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो भारत सरकार की एंटरप्राइज है, ठीक है, तो वो उनके द्वारा उनमें जारी किए गए थे और उन्होंने, कुछ लोगों ने फायदा भी उठाया है, जो हमें स्टेट गवर्नमेंट के भी, स्टेट में जो लोग हैं उन्होंने भी कुछ ने फायदा उठाया है। पर चूंकि जो स्टेट गवर्नमेंट का बैंक से कोई डायरेक्ट वो नहीं है, तो इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती थी वो उन्होंने किया। मोटर व्हीकल टैक्स में दिया, SGST में दिया, बार लाइसेंस में दिया, ये सारी चीजें उन्होंने करने की कोशिश की। जौहरी साहब, अगर मान लीजिए हमारे देश का कोई भी व्यक्ति सब सिर्फ टिकट लेके किसी भी तरह ट्रेन से, बस से, कैसे भी वो भरतपुर पहुंच जाता है, बेचारे को कुछ नहीं पता कहाँ ठहरना है, क्या देखना है, क्या करना है, कैसे मदद करते हैं आप उसकी? हाँ, मदद के लिए हमने जो यहाँ की रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, केलोली नेशनल पार्क है, और रेलवे स्टेशन पर हमारी टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स के वहाँ जो गार्ड हैं वो रहते हैं वहाँ सर वो तो ठीक मुंह बात नहीं करते, ठीक से बैठे रहते हैं, अपना चाय कॉफी पीते रहते हैं सर, वो खड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता सर, देखा हमने इधर उधर, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इधर चले बैठने के लिए टाल देते हैं सर वो लोग, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है वहाँ, टाल देते हैं सर, वो काउंटर बना रखा हमने, असिस्टेंट काउंटर बना वो रखा, टाल देते हैं सर। कोई शिकायत आई आप? टाल देते हैं वो लोगों को। आजकल शिकायत का मामला बहुत ऑनलाइन हो गया है, शिकायत कागज में आती है, ऑनलाइन आती है, तो इस तरह की मेरे संज्ञान में साल भर से मैं यहाँ पर कोई इस तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, और उल्टे उनका अप्रिसिएशन मिला है। उनकी क्या जिम्मेदारी होती है सर? उनकी जिम्मेदारी यह है कि आने वाले टूरिस्ट को चीटिंग ना करे, कोई उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है कि ना मुझे कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, और उसका रेंट क्या लगेगा, और मुझे क्या क्या चीज देखनी है, तो जो हमारे टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स के आदमी वो लोकली यहाँ के हैं, तो दे आर वेल वर्स कि उन्हें क्या कहना है, क्या समझाना है और कहाँ भेजना है। और वो ये पूछता है, टूरिस्ट पूछता है मुझे, पूछता है कि मुझे बजट क्लास होटल जाना है, तो बजट क्लास होटल बताता है,
कौन से मॉन्यूमेंट देखना है और वो सब बताता है। तो हमारे 3 आदमी हमारे वहीं पर बिल्कुल गेट पे ही तैनात रहते हैं। जो मदद करते हैं। ये सरकारी कर्मचारी होते हैं? ये एक्स सर्विसमैन होते हैं और हमारे एक रैक्सको है जो नहीं, एक्स सर्विसमैन होते हैं मतलब आपके ये राजस्थान सरकार के या पर्यटन विभाग के कर्मचारी नहीं होते? ये आर्मी के रिटायर्ड पर्सन हैं जिनको रीएम्प्लॉय के रूप फिर में। उन पर शक करना तो मुश्किल है सर, वो उन पर शक नहीं करना है। दूसरी चीज और मैं आपको कह रहा हूँ, इन एडिशन टू व्हाट ही हैज सेड। लेकिन ये मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाह रहा हूँ सर, क्षमा आपको बीच में रोक दिया हमने। जी, बताएं। ये पर्यटन विभाग के एम्प्लॉयज होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर आप इन्हें रखते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, जैसा अभी आपने बताया, रैक्सको के माध्यम से इनको रखा जाता है और ये रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं बेसिकली। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 3 बड़े जो हमारे शहर हैं वहाँ पे अब रेगुलर पर्यटन थाने भी बन गए हैं, जिनमें रेगुलर पुलिस के एम्प्लॉय जो हैं वो ही उनको मैन करते हैं। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, उन पे तीनों जगहों पे हमने पुलिस के थाने इन एडिशन टू रेगुलर थाना। अच्छा, और रेगुलर थानों के अलावा ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए है? Exactly. क्या नाम है इनका कुछ? इनका पर्यटन पुलिस थाना, पर्यटन पुलिस। तो इसमें पुलिस जो स्टेट पुलिस होती है वही स्टेट पुलिस है, यस। और वो सीधा केस भी रजिस्टर कर सकते हैं और वो जो हमारा टूरिज्म का जो एक्ट है उसके तहत जो है वो उसमें उसको फाइन चालान भी कर सकते हैं। तो यानी कि धीरे धीरे हम उसको और एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी शुरुआत 3 शहरों से हुई है तो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो ये लपकागिरी है या टूरिस्ट को परेशान करने की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगेगा और एक प्रेजेंस होने से ही चीज का बहुत फर्क पड़ता है। वो सर एक प्रश्न रह गया जान सर, वो वाला गाइड वाला, क्योंकि एक बेचारा अगर कोई किसी टूर ऑपरेटर के द्वारा अगर कोई नहीं आ रहा है, अपनी फैमिली को लेकर कोई आ रहा है, तो उसको लोग पकड़ लेते हैं, अपनी मर्जी के होटल में ठहरना पड़ेगा, जबरदस्ती उसके साथ करते हैं, नहीं गाइड रखना ही पड़ेगा, यहाँ घूमना ही होगा। एक तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत हो गए हैं तो सब लोग अपनी बुकिंग करके आते हैं। कोई देखिए बहुत सारे लोग हैं सर, हो सकते हैं, ग्रामीण परिवेश के बहुत सारे लोग हैं बेचारे आ जाते हैं। हाँ, आते हैं। या कोई आ भी गया, अचानक आ गया, होटल बुक नहीं किया, उसके साथ ऐसा हो गया तो हमेशा सर आते ही आप जैसे ही आप रेल से उतरते हैं या कहीं उतरते हैं, आपके हाथ में सबसे पहले मोबाइल होता है, आप सर्च कर रहे होते हैं उबर से टैक्सी बुक कर लो। आप उबर से टैक्सी बुक करते हैं, साथ के साथ देखते हैं यार कोई सस्ता सा होटल मिल जाएगा मेरे को पास में, देखूं कहीं रेलवे स्टेशन के आसपास में, तो यू विल ट्राई। फिर भी उसके बाद भी अब मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। हम बिल्कुल आपसे सहमत हैं, लेकिन आज भी अपने देश में सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे इन सब चीजों से परिचित नहीं हैं और उनके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है, वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, कनेक्शन नहीं है उनके पास। ठीक है, फोन हो सकता है, हम मान लेते हैं, या स्मार्टफोन नहीं है, या अगर है भी तो वो जागरूकता नहीं है ऐसे लोगों के लिए। तो अगर वो आते हैं तो फिर देखिए आपके हमारा जो टूरिस्ट पुलिस का आदमी है, अगर वो उससे मिल जाते हैं, क्योंकि वो है तो अवेलेबल तो है ही, पर कई बार हो सकता है कि वो वहां तक भी नहीं पहुंच पाता, उसे पता भी नहीं हो कि भाई कहाँ पे जाऊं, मैं कहाँ करूं। दूसरा यह है कि खुद आदमी की सेल्फ अवेयरनेस भी है उसमें, वो भी उसको काम करता है। कुछ गाइड जो पढ़ के जाता है वो उसके अकॉर्डिंग भी, पर एकदम से तो आप ही बताइए कि वो भी कैसे ढूंढा जाए कि भाई इस आदमी को प्रॉब्लम हो रही है। अरे कल सर आपने बोल दिया ना जोधपुर से आ जाओ सीधे भरतपुर, हम लोग आ गए रात, बेचारे यहाँ पहुंचे 5-6 बजे, यहाँ होटल में अंदर नहीं घुस पाए हम लोग। तो आपने हम लोग अंदर नहीं घुस पाए, भटकते रहे, परेशान उधर है इधर उधर। आप होटल बुक, गार्ड ने रोक दिया बाहर, बोला कि साहब ये कोई चेक इन टाइम नहीं है। नहीं, ऐसा तो देखो होटल है, ये बड़ा होटल है, यहाँ के लीडिंग होटल्स में है, तो तभी हाल है, तो बेचारा गरीब आदमी का, आम आदमी का क्या होगा। तो मतलब ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है और ना मैं हम बता रहे हैं, कुछ घंटे पहले की बात बता रहे हैं आपको। तो मतलब इस तरह का जो है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए बुकिंग करा के आए हों या एकदम से अचानक आए हों तो दैट कैन। अचानक आ गए सर, पता चला कि आपका इंटरव्यू करना है आज, आपसे पूछना है राजस्थान पर्यटन के बारे में, तो ये हो गया। अच्छा चलिए, हम आपसे एक रिएक्शन आपसे लेते हैं, आखिरी रिएक्शन आपसे लेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आता है भरतपुर, तो आप उसे आज कैमरे में देख के हमारे बताइए क्या सलाह देंगे यहाँ आने से लेकर घूमने, रहने, खाने पीने, वापस जाने तक? मैं यही सलाह दूंगा कि जैसे कोई टूरिस्ट आता है, यहाँ मैक्सिमम टूरिस्ट आता है ट्रेन से आता है या अपने व्हीकल से आता है, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि यहाँ पर आने के बाद हमारी जो, अगर उनको कोई जरूरत असिस्टेंस चाहिए तो हमारे वहाँ पर टूरिस्ट पुलिस के जो हमारे टूरिज्म असिस्टेंस फोर्स के जवान तैनात हैं, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं।
और फिर वो यहाँ पर सभी तरह के होटल उपलब्ध हैं। यहाँ पर ना बजट क्लास होटल भी हैं जो ना, और हेरिटेज होटल भी यहाँ पर हैं, और देखने की दृष्टि से यहाँ पर ना केवल नेशनल पार्क भी है, मॉन्यूमेंट्स में ना कि ना गवर्नमेंट म्यूजियम है, हेरिटेज प्रॉपर्टी या हमारे डिग पैलेस भी यहाँ पर है, और अगर टेम्पल्स में रिलीजियस अगर टूरिस्ट है तो यहाँ पर मंदिर भी इस तरह के वर्ल्ड लेवल के टेम्पल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि ना जैसे बांके बिहार जी, जैसे मैंने बता चुका हूँ, बांके बिहार जी का गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर है, उनकी भी अपने आप में एक ना मिसाल है। तो मैं उन सबको कहूंगा कि जो जिस तरह का टूरिस्ट आता है वो यहाँ पर उस तरह की सब तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, और यहाँ पास में ही भरतपुर के पास में ही फतेहपुर सीकरी भी है, डिग महल भी है और आगरा भी है। तो यहाँ पर आने के साथ साथ वो और चीजें भी देखने का एक लुत्फ उठा सकता है, और अपने आप को एक ना राजस्थान के साथ साथ वो यूपी भी ले सकता है। बहुत धन्यवाद जौहरी जी। लेकिन जैन सर, एक पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते भारतवर्ष से या दुनिया से कोई भी पर्यटक पूरे राजस्थान में आता है तो वही प्रश्न हमारा कि आने से लेकर जाने तक जो जो चीजें उसको यहाँ जिनसे सामना करना पड़ेगा, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? यहाँ आएगा तो उसको हॉस्पिटलिटी, राजस्थान का जो हॉस्पिटलिटी है, राजस्थान का जो कल्चर है वो देखने को मिलेगा, सामना नहीं करना पड़ेगा, एंजॉय करने को मिलेगा। और ये सच्चाई है सर। देखिए, कोई अपने परिवार के साथ आता है, बच्चों को लेकर आता है तो वो रिलैक्स करने आता है। हाँ। बहुत सारे तनाव, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां, व्यावसायिक तनाव को दूर करने के लिए वो अपने बीवी बच्चों, पत्नी बच्चों को खुशी देने आता है। लेकिन पता चला है यहाँ आया, फंस गया बेचारा किसी चक्कर में, तो क्या करे? देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े होटलियर्स भी बैठे हैं, उदय सिंह जी हैं, उदय विलास के, और भी प्रताप पैलेस वाले भी दिख रहे हैं मुझे। तो ये सब लोग भी, अगर आप इनसे बाद में आप बात करेंगे तो ये भी बताएंगे कि वो भी ध्यान रखते हैं जब होटल में टूरिस्ट उनके पास आता है तो वो भी उनका उतना ही ध्यान रखते हैं। कोई भी ट्रबल अगर उसको आती है तो वो भी कोशिश करते हैं उसका, वो भी हमारे बेसिकली दे आर एक्सटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट, तो वो भी कोशिश करते हैं कि उसको किया जाए। साथ ही राजस्थान की जो हॉस्पिटलिटी उसको देखने को मिलेगी, अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। आप देखिए, उस जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ पॉइंट तक वो हो, लेकिन हमारा जो टूरिस्ट का जो आंकड़ा है, जो लगातार बढ़ता हुआ आंकड़ा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि टूरिज्म की राजस्थान में तवज्जो है, और राजस्थान में लगातार टूरिस्ट का बढ़ना ये भी इंडिकेट करता है कि बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं है। नहीं सर, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना जैन सर की टूरिस्ट की बढ़ती संख्या होटेलियर्स को, यहाँ के लोगों को एरोगेंट बना रही हो कि भाई हमारे पास लोग आ रहे हैं देखने, इतना ही पैसा देना पड़ेगा, यही सुविधाएं मिलेंगी बस। अगर ऐसा होता तो इतनी इन्वेंट्री हमारे यहाँ पे जो बढ़ रही है, जयपुर में ले लीजिए, किसी भी जगह पे हमारे यहाँ होटल्स की जो संख्या है, आप पिछले 3 साल में 4 साल में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 50% से ज्यादा का इजाफा उनमें हुआ है। नए होटल बन रहे हैं। अगर नहीं इतनी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसका मतलब टूरिस्ट आ रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब ये कहना कि भाई टूरिस्ट जो है यहाँ से एरोगेंसी अगर वो करेंगे तो दूसरी ऑप्शन है, दूसरे में चला जाएगा। आप कहते हैं पधारो हमारे देश। जी, हम क्यों पधारे आपके देश, बताइए? आप हमारे देश इसलिए पधारेंगे, हमारे पास जो अट्रैक्शंस हैं, जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, हमारी जो हॉस्पिटलिटी है, हमारा खान पान है, हमारा कल्चर है, हमारे जो आर्टिस्ट की जो परफॉर्मेंस है, हमारे वेडिंग डेस्टिनेशन, हेरिटेज होटल्स, आप नाम लीजिए, आप समुद्र को छोड़ दीजिए, बाकी हमारे पास बताइए क्या नहीं है। पवन कुमार जैन जी, जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट, और संजय जौहरी जी, रिसेप्शन ऑफिसर भरतपुर राजस्थान सरकार। बहुत धन्यवाद जौहरी जी, जैन साहब।